फिर भी दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। अब नाम से तो आपको पता ही लग रहा है वैसे कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता लग रहा तो कोई नहीं, शुरू करते जा, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, वैसे भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हमने। तो सबसे पहले हम ना अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू। तो जी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू, इसमें हमने सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी। अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, कि जब हमारी मतलब हर टाइम टाइम के बाद क्या बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, एफएस। क्या लिखूंगा मैं, एफएस। तो एफएस में दो चीजें बनती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल और एक बैलेंस शीट। ठीक है, बीएस लिख देता हूं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे बस बता ही रहा हूं ना मैं तुम्हारे। इसमें हम देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, इसमें हम देखते हैं एसेट और लाइबिलिटीज कितनी है। तो जी जिस जिस टाइम इंटरवल के बाद जब ये बनती है ना, उस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, जिस टाइम इंटरवल के बाद बनती है, अकाउंटिंग पीरियड। अब जी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आया क्यों, ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा तुम्हारा, अभी बड़ा पढ़ना है हमने इसमें। ठीक है, अब आया क्यों कि जी वाई, हल्का सा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, छोटा सा आपने पेपर में लिखना, पर फिर वाई क्यों आया, ये आया। तो जी ये इसलिए आया क्योंकि टू नो, किस लिए आया, टू नो, जानने के लिए, क्या जानने के लिए, वेदर इट हैज अर्नड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस, क्या ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि उस पीरियड में उसने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। ठीक है, वट एग्जैक्टली इज द पोजिशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, कितनी उसके पास एसेट्स है, कितनी उसके पास चीजें हैं, कितना उसने उधारी देनी है लोगों की। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि हर थोड़े थोड़े टाइम बाद सारे जानना चाहते हैं। ठीक है, अब सबको क्यूरियोसिटी होती है जानने की, जल्दी होती है सबको जानने की कि जी मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है, सबको जल्दी होती है। तो बस उसी जल्दी के लिए ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि इतने इतने टाइम के बाद तुम अपनी अकाउंट्स को बनाओ और देखो कि तुमने क्या क्या किया। अकाउंट्स तो मतलब तुम पूरे साल बनाते हो, लेकिन फाइनल उनको तब करो। ठीक है, तो उसके बाद हम अगली चीज पढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अब जी इसमें क्या है, इसमें ना मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नाम दे दिया एफएस। क्या नाम दे दिया मैंने, एफएस। ठीक है, तो जी हम ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए एफएस लिख दिया। तो अब ये वाली बात ध्यान से पढ़ो, एफएस आर यूजुअली प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो जी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये रेगुलर इंटरवल पे बनती है हमारी। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल, नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, हर एक एक साल बाद, एक एक साल बाद हमारी क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब कि अगर मान लो हर साल बाद, जैसे फर्स्ट ईयर बिजनेस का, ठीक है, जैसे मान लो कोई बिजनेस 2015 में स्टार्ट हुआ, तो उसका एक अकाउंटिंग पीरियड हो गया 2015, अगला 2016, 2017, 2018, तो इसको बोलेंगे हम अकाउंटिंग पीरियड 2019, 2020। ठीक है, जो भी खत्म भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जी उस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये एक एक हर एक साल बाद देखता है कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ, ऐसे नहीं देखता, साल बाद देखता है कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो जी साल बाद जब जब देखेगा तो उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग पीरियड। तो हमने बस इसमें यही समझना है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो जी अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, इसमें हम अब पढ़ भी लेते हैं इसको। ठीक है, दिस इंटरवल इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, कि जी इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो जी ये जो रेगुलर इंटरवल होता है ना, इस इंटरवल को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। कि हर एक इंटरवल के बाद क्या बंदा अपना प्रॉफिट देखा, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वो हर एक के बाद देखेगा। अब नॉर्मली 1 ईयर क्यों होता है, आप सोचो कि 1 ईयर क्यों होता है, ये तो आधे 6 महीने भी हो सकता था। एक साल क्यों हुआ, ठीक है, हर एक एक साल बाद क्यों बनाते हैं हम। तो जी सबसे पहले तो इसमें बात आती है एज पर, अब हम इसमें जो बातें पढ़ रहे हैं ऐसे नॉर्मल जनरल बातें पढ़ रहे हैं, एज पर कंपनीज एक्ट। एक कंपनीज एक्ट होता है, आपको नहीं पता अभी, पर
मतलब उसके हिसाब से जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड, उसको उनको उस एक्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। और एक इनकम टैक्स एक्ट, ये आपने सुना होगा, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट होता है जो आपने टैक्स देना होता है हर साल बाद अपनी इनकम पे, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में जो लॉ है एक, ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसमें कि एफएस लिख रहा हूं तो बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एफएस शुड बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एनुअली। जो इनकम टैक्स वाले होते हैं ना, वो भी एक साल बाद टैक्स मांगते हैं तुम्हारे से, महीने महीने बाद नहीं मांगते, एक साल बाद टैक्स मांगते हैं कि एक साल हो गया, चलो भाई अब टैक्स दो। तो कैसे पता लगेगा टैक्स हम किस पे देंगे? अपनी कमाई पे, जितने पैसे कमाए, तो वो कैसे देखना पड़ेगा? एक साल बाद देखना पड़ेगा जी, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में बताया होगा कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होगा, उस तरीके से हम, इसलिए हमारे को एक साल बाद ही बनानी पड़ती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी तरीके से हम टैक्स देंगे जिस हिसाब से वो बनेंगी, ठीक है। तो एक तो ये इसलिए होता है 1 ईयर, क्यों होता है 1 ईयर, क्यों होता है? क्योंकि कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट वाले कहते हैं कि एक साल बाद टैक्स दो, ठीक है, और एक साल बाद हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड भी सब लोगों ने, जो दुकानदार वगैरह हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने क्या कर दिया, एनुअली कर दिया कि हम एक एक साल बाद देखेंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद कुछ सिचुएशंस आती है जब ये एक साल से कम होता है ना। अब हम सर्टेन सिचुएशंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये भी बताऊंगा मैं कि लिखना कैसे है अगर आपको पेपर में आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। कई सिचुएशन में ना, कई सिचुएशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए। इंटरिम मतलब बीच में, ठीक है, साल के बीच में बनानी पड़ जाती है, साल के बीच में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ जाती है। ऐसा क्यों? जैसे इसके लिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस होती हैं ऐसे, हर बार नहीं होता। जैसे डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। एक फर्म है, उसमें 3-4 लोग काम करते हैं, मिलके काम करते थे, एक बंदे की डेथ हो गई। अब उसे घर वालों को पैसे तो देने पड़ेंगे, तो हम आपको क्या करनी पड़ेगी, अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि डेथ होगी ना। तो ऐसे जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, इनमें हम आपको जल्दी से, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीच में ही बनानी पड़ती है साल के। तो अकाउंटिंग पीरियड छोटा हो जाता है। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, नहीं, अकाउंटिंग पीरियड छोटा हो जाता है उसमें। जैसे 6 महीने बाद पार्टनर की डेथ होगी साल के बीच में, ठीक है, जून में सपोज, ठीक है, तो छोटा हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड, क्या हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे ये कॉन्सेप्ट नहीं खराब होगा, ठीक है। तो वैसे जनरली बता दिए कि एक साल का होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में एक साल से कम हो सकता है। जैसे एक सिचुएशन हमने ये पढ़ी, सेकंड सिचुएशन पढ़ते हैं, जैसे इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, ठीक है। पब्लिक कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? ये ऐसी तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिनके आप शेयर्स खरीद सकते हैं ना, पब्लिक के पास है जिनके शेयर्स, कुछ शेयर जिनके पब्लिक के पास है, उनको बोलते हैं पब्लिक कंपनीज। आगे कभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस इतना जान लो। उनको ना क्या करना होता है, अब जी पब्लिक को तो जानना है ना बड़ी जल्दी जल्दी से, तो इसलिए उनको क्या करना होता है, सिर्फ पब्लिक कंपनीज के केस में उनको क्या करना होता है, हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एंड ऑफ एवरी मंथ, एट एंड ऑफ एवरी मंथ, ओ सॉरी, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स उनको क्वार्टरली बेसिस पे देनी होती है, ठीक है। हर 3 महीने बाद उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। साल बाद भी बनाते हैं, वो इकट्ठी कर देते हैं वो 4 क्वार्टर्स की, ठीक है, लेकिन हर 3 महीने बाद देनी होती है। तो जी ये दो सिचुएशन आई, एक तो इमरजेंसी सिचुएशन होगी और एक कंपनीज के केस में, ठीक है, उनको 3-3 महीने बाद देनी होती है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, कुछ खास ऐसे बहुत कोई ऐसे बड़ा मतलब डेंजरस कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। अगर आपको पेपर में आएगा तो पहले आप ये लाइन लिखेंगे, फिर आप ये पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये पॉइंट 3 बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये पॉइंट 4 बन जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट 5 बन जाएगा, ये पॉइंट 6 बन जाएगा। इसमें जैसे मैंने सर्टेन सिचुएशन एरो डाल के लिख दिया, आपने कर देना इन सर्टेन सिचुएशंस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बिकम नेसेसरी, और फॉर एग्जांपल लिख देना है। बस थोड़ा सा आपको मतलब सेंटेंस बनाने आना चाहिए, इन लिख देता हूँ, चलो आपके लिए इतना भी कर दिया, ठीक है। तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आपने कोई टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। अगली वीडियो के लिए हम नया अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।